हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। आई एम भूमिका मिश्रा। जैसा कि हम पॉलिटी क्लास 6 कर रहे थे, जिसमें हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्राइम के बारे में हम समझ रहे थे कि क्रिमिनल जस्टिस जो है वो हमें किस तरीके से मिलता है। ठीक है, इसमें हमने अभी तक समझ लिया था, जो स्टोरी देखी थी कि फर्स्ट इंस्टेंट किस तरीके से चोरी होना स्टार्ट होती हो और एंड में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं। बीच में ऐसा भी होता है कि जो क्रिमिनल नहीं होता है उसको फंसा दिया जाता है और उसके साथ ट्रायल हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। अब उसके बाद हमने सबका रोल समझा कि किस तरीके से रोल होता है। हमने राइट्स, फंडामेंटल राइट्स देखे कि क्या क्या फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमें दिए गए हैं, जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। हमसे कोई नहीं छीन सकता कि हम खुद को डिफेंस करें। ठीक है, तो इस तरीके से पब्लिक प्रोसिक्यूटर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो लोग होते हैं जो क्या कहते हैं, जिनके पास जो एबल नहीं होते हैं खुद को डिफेंड करने के लिए, तो उनके लिए कोर्ट जो है एक लॉयर अपॉइंट करती है गवर्नमेंट के एक्सपेंस से, और उसको बोला जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देख लेते हैं कि उसका क्या रोल होता है। ठीक है, क्रिमिनल ऑफेंस रिगार्डेड एज पब्लिक wrong, what is meant by that? The considered has been committed not only against the affected victim but against the society as whole. ठीक है, देखो इसका जो भी कहना है पब्लिक, जो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए क्रिमिनल ऑफेंस क्या है। मतलब आपने पब्लिकली कुछ गलत किया है, उसकी वजह से चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो होता क्या है, नॉट ओनली अगेंस्ट द विक्टिम, सिर्फ और सिर्फ विक्टिम के अगेंस्ट नहीं होता, अगेंस्ट द सोसाइटी भी होता है। आप किसी एक पर्सन के अगेंस्ट करो या पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट करो, आपके ऊपर क्रिमिनल लॉ लगेगा। ठीक है, डू यू रिमेंबर द केस ऑफ ए डॉरी डेथ ऑफ सुधा? ठीक है, डॉरी का जो केस होता है ना, वो भी एक क्रिमिनल लॉ होता है, क्योंकि आप क्या कहते हैं, एक तो देखिए इसमें डेथ किसकी हुई थी, सुधा की डेथ हुई थी, जिसकी वजह से ये चीज़ देखी गई थी। ठीक है, डेथ किसकी हुई थी, सुधा की हुई थी। तो मतलब एक पर्सन पे भी अटैक हुआ और पूरी सोसाइटी पे भी अटैक हुआ कि पूरी सोसाइटी उस चीज़ से गंदी हो रही थी। ठीक है, द केस अगेंस्ट द एक्यूज लक्ष्मण एंड हिज फैमिली वॉज प्रेजेंटेड बाय द स्टेट एंड द, वो जो कुछ भी हुआ था वो अपन ने देख लिया था। सेम केस मिसेस सिंधे और शांति हेमराम का हुआ था इन कोर्ट। अब जानते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, स्टेट के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर बिगन्स वंस द पुलिस हैज़ कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन। जैसे ही पुलिस जो है कोई भी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करती है, उसके बाद ही उसका रोल जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का वो स्टार्ट हो जाता है। फाइल्ड द चार्जशीट इन द कोर्ट में चार्जशीट लगाती है। ही और सी हैज़ नो रोल टू प्ले इन द इन्वेस्टिगेशन। उसका कोई रोल नहीं होता है इन्वेस्टिगेशन में। प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट के बिहाफ में वो प्रोसिक्यूशन करती है। एज अ ऑफिसर द कोर्ट एंड हर ड्यूटी act impartially and present the full and material fact, witness and evidence before the court to enable court decide। और फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करता है कि स्टेट की तरफ से जितने भी एविडेंस मिले हैं, सारी चीज़ें जो है वो कोर्ट के सामने पेश करता है और कोर्ट को बताता है कि ये एविडेंस मिले हैं, जिससे इम्पार्शियली जो कोर्ट है वो क्या कहते हैं, जस्टिस कर सके और लोगों को जस्टिस दे सके। ठीक है, तो ये काम होता है। अब देखते हैं जज का रोल। ठीक है, जज का रोल देखते हैं। जज का क्या रोल होता है? जज इज़ अ लाइक एम्पायर इन द गेम। जैसे आप क्रिकेट देखते हो ना, क्रिकेट में एम्पायर होता है। जैसे ही कोई आउट होता है तो सब किसकी तरफ देखने लग जाते हैं? एम्पायर की तरफ। यदि एम्पायर ने बोल दिया आउट तो दैट्स मीन आउट। यदि एम्पायर ने बोल दिया नो बॉल तो मतलब नो बॉल, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं रेस करता है। ठीक है, तो ये जो होता है उसमें एक एम्पायर की तरह जो है हमारा जज जो है वो करता है।
कंडक्ट द ट्रायल इम्पार्शियली इन एन ओपन कोर्ट। ठीक है, ओपन कोर्ट में ये ट्रायल करते हैं, कंडक्ट करते हैं। द जज हियर ऑल द विटनेस। ठीक है, जज क्या करता है, सबके विटनेस जो हैं वो सुनता है, चाहे वो स्टेट की तरफ से लॉयर आया हो, उसका भी, डिफेंस लॉयर आया है उसका भी, इवन जो लोगों के ऊपर चार्जेस लगे हैं कई बार उनसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जिसने चार्ज लगाया है उन पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, और जज किसी से भी कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे क्वेश्चन पूछ के और इम्पार्शली तरीके से अपना डिसीज़न ले सकता है। ठीक है, एनी अदर एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस। ठीक है, जो भी एविडेंस उसको दिखाए जा रहे हैं प्रोसिक्यूशन की वजह से और या फिर डिफेंस लॉयर की वजह से, तो वो सब जो हैं वो देखते हैं और क्या कहते हैं, गवर्नमेंट जो जज होता है वो उसको देखता है, समझता है, परखता है कि क्या सच में ये सही है कि गलत है, मेरे उससे कोई ऐसा डिसीज़न तो नहीं निकल जाएगा जिससे ये जो सिटीज़न है इनको कोई दिक्कत हो। ठीक है, जज डिसाइड वेदर एक्यूज पर्सन इज़ गिल्टी और इनोसेंट। ठीक है, जज डिसाइड करता है कि एक्यूज पर्सन जो है वो गिल्टी है या इनोसेंट है on the basis of a evidence presented in accordance with law. If the accused is convicted, judge pronounce the sentence. ठीक है, यदि उसको ऐसा लगता है कि एक्यूज इज कन्विक्टेड तो जज जो है वो अपना सेंटेंस बताता है कि आपको कितने साल की सज़ा होगी, आपको 7 साल की जेल और इतना फाइन लगेगा, जो भी उसकी कंडीशन होती है वो उसको बताता है। ही मे सेंड द पर्सन टू जेल और इम्पोज फाइन और बोथ। ठीक है, या तो जेल भेजेगा या तो फाइन लगाएगा या तो दोनों कर सकता है। ठीक है, उसकी मर्जी है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट लॉ प्रिस्क्राइब। अब देखो ये किस बेसिस पे डिफाइन करता होगा लॉयर, जो जज है वो भी तो कोई ना कोई उसके पास भी बेसिस होगा ना, उस बेसिस पे वो डिसाइड करता होगा। हाँ, उसके पास बेसिस है, उसके पास एक क्या कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आप ये क्राइम करोगे तो आपको ये सज़ा मिलेगी, आप ये क्राइम करोगे तो ये सज़ा मिलेगी। उस बेसिस पे वो ये सारी चीज़ें करता है, वो इस तरीके से अपना जो सेंटेंस है वो बोलता है, मतलब वो उस तरीके से देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल क्या होता है? ठीक है, अब जैसे इमेजिन करो व्हाट माइट हैपन इफ द जज डिसाइडेड टू ट्राई शांति's केस वेरी डिफरेंटली, व्हाट कोर्ट डिड नॉट गिव अ कॉपी ऑफ चार्ज शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ ए विटनेस टू शांति। अब देखो फेयर ट्रायल क्या होता है, शांति के साथ क्या हुआ, उसके पास डिफेंड करने के लिए कोई लॉयर ही नहीं था। ठीक है, तो कोर्ट क्या करती, कोर्ट शांति की बात ही नहीं सुनती, सिर्फ जो क्या कहते हैं दूसरा लॉयर था मिसेस सिंधे और मिस्टर सिंधे का जो लॉयर था उनकी बात सुनती और सेंटेंस दे देती। नहीं, कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती है, वो फ्री ट्रायल रखती है। ठीक है, व्हाट इफ हेल्ड द ट्रायल द सीक्रेट लोकेशन वेयर नाइदर शांति और सुशील वर प्रेजेंटेड। ठीक है, तो वो क्या करती, what he not give the Shanti's lawyer advocate Roy enough time to question and witness the prosecution, such as a Mrs. Sindhe instant have decided the Shanti was guilty। अब देखो इसमें कई तरीके हैं, या तो जो चार्जशीट है, जज क्या करती कि वो चार्जशीट जो है वो शांति के घर वालों तक नहीं पहुंचाती। ठीक है, तो वो फ्री ट्रायल नहीं होता। ठीक है, या फिर वो क्या कहते हैं इनको नहीं देती, मिसेस सिंधे को गिल्टी प्रोवाइड कर देती। इफ़ दिस हैपेंड देन इट वुड बी अ केस ऑफ ए अनफेयर ट्रायल। ठीक है, तो क्या होता कि मिसेस मतलब कि ये इस तरीके से करती कि जो चार्जशीट है वो शांति के घर वालों को नहीं देती, उनको बताती नहीं, या फिर मिसेस और मिस्टर सिंधे को बिना बताए किसी अननोन प्लेस पे वो ट्रायल लेती, तो वो भी अनफेयर ट्रायल होता। या फिर वो उसको डिफेंस लॉयर प्रोवाइड नहीं करती, तो वो भी एक तरह से अनफेयर ट्रायल होता। तो
जो जज है ना वो फेयर ट्रायल करती है, और फेयर ट्रायल के लिए वो सारी चीज़ें जो एक मिसेस और मिस्टर सिंधे के पास है इन टर्म्स ऑफ ए डिफेंस, ठीक है, वो चीज़ वो शांति को भी प्रोवाइड कराई। दिस इज़ अ बिकॉज फॉर द ट्रायल टू बी फेयर, मतलब ट्रायल हमेशा फेयर ही होगा। सेवरल डिफरेंट प्रोसीजर हैव बीन ऑब्जर्व, ये आर्टिकल 21 में दिया हुआ है। अभी तक हमने इस चैप्टर में 3 आर्टिकल पढ़े, आर्टिकल 22, आर्टिकल 39A और ये आर्टिकल 21 है। इस 21 में दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ, जो कहता है पर्सन्स लाइफ लिबर्टी कैन बी टेकन अवे ओनली द फॉलोइंग रीजनेबल जस्ट लीगल प्रोसीजर, अ फेयर ट्रायल एंश्योर दैट आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपहेल्ड। ठीक है, अब देखो राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ दिया है। अब शांति को उठा के जेल में डाल दिया गया, और उस शांति से ये भी नहीं पूछा गया कि क्या आपने ये चीज़ की भी थी कि नहीं की थी, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, तो हर एक बंदे का ये हक बनता है कि वो अपने आप को डिफेंस कर सके, अपनी बात जो है वो रख सके। ठीक है, वो होता है फेयर ट्रायल। तो ये राइट टू लाइफ के अंतर्गत ही ये फेयर ट्रायल आता है, जिसमें हर एक इंसान को ये राइट है कि वो अपने ऊपर लगे जो ऑफेंसेस हैं उनके लिए अपने आप को डिफेंस कर सके। ठीक है, यहाँ पे फिर से वही चीज़ें दोहराई गई हैं। अब देखो, द ट्रायल वॉज हेल्ड इन अ ओपन कोर्ट। ठीक है, ट्रायल जो है वो हमेशा ओपन कोर्ट में होगा, कभी भी क्लोज्ड कोर्ट में नहीं होगा। ठीक है, क्यों? और इन पब्लिक व्यू, जिससे लोगों का एविडेंस हो कि हाँ वहाँ पे इतने लोग प्रेजेंटेड थे जिनके सामने ये फ्री ट्रायल हुआ, और सबने ये चीज़ देखी कि किस तरीके से जज ने सबकी बात जो है वो सुनी। ठीक है, हर ब्रदर सुशील कुड अटेंड द कोर्ट हियरिंग। ठीक है, जो भी उसके भाई बहन जो भी है वो सब अटेंड कर सकते हैं, रिलेटिव्स हैं वो भी अटेंड कर सकते हैं। ट्रायल वॉज हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज, हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज जो जिसके ऊपर आरोप लगा है उसके प्रेजेंस पे ही ट्रायल होगा। शांति वॉज डिफेंडेड बाय द लॉयर जो शांति को डिफेंड किया, लॉयर के थ्रू डिफेंड होना ही होना है, और ये राइट हमें मिलता है फंडामेंटल के आर्टिकल 22 से। शांति लॉयर एडवोकेट रॉय गिवन द अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन ऑल द prosecution witness. Advocate Roy was given an opportunity to present witness in the शांति defense. जैसे शांति के केस में हुआ था, कोई उसके पास डिफेंस लॉयर नहीं था, तो उसने जज से बोला कि मेरे पास तो डिफेंस करने के लिए कोई है ही नहीं, मैं अपनी बात कैसे रखूं। तो उसने डिफेंस लॉयर अपॉइंट किया। डिफेंस लॉयर को टाइम दिया जाता है कि आप क्रॉस एग्जामिन कर सको, अपना रिसर्च कर सको, उसके बाद फिर आप कोर्ट में आना और अपनी बात रखना, वो भी फेयर तरीके से। Although the police filed a case theft against the शांति, जज assumed her to be innocent। ठीक है, और कोई भी केस होता है उसमें जो जज होता है वो फेयर तरीके से काम कर सके, तो हमेशा एक्यूज पर्सन को जो है वो जज इनोसेंट ही समझता है, और वो उसकी तरफ खड़े होकर देखता है कि क्या ये जो बोल रहा है वो कन्विंसिंग है कि नहीं, क्या सच में उसने काम किया है कि नहीं। It was the responsibility of the prosecution to prove beyond the reasonable doubt that the शांति was guilty। और ये प्रोसिक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रॉपर एविडेंस दे, प्रॉपर सारी चीज़ें दें, जिससे वो प्रूव कर सके कि जो एक्यूज पर्सन है वो गिल्टी है। ठीक है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं वो कोर्ट की होती हैं। इट इज़ सिग्निफिकेंट जज डिसाइडेड द मैटर ओनली द बेसिस ऑफ एविडेंस। ठीक है, एविडेंस के बेसिस पे चीज़ें होती हैं। जज डिड नॉट जम्प टू द कंक्लूजन ऑफ शांति। ठीक है,
जो भी डिसीजन लेगा जज वो बेसिस ऑफ एविडेंस लेगा, कभी भी इस बेसिस पे नहीं लेगा कि एग्जैक्टली शांति क्या चाहे, इस मतलब कि कंक्लूजन पे डायरेक्टली नहीं पहुंच जाएगा कि हाँ हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बोला, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब ने बोला, प्रोसिक्यूशन साहब ने बोला, सही होगा, चलो ये इसी को डाल देते हैं। ये कभी नहीं जज कर सकता है, ठीक है। जज हमेशा एक्यूज पर्सन की बात पहले सुनेगा, और यदि वो ऐसा नहीं करता है तो वो फेयर ट्रायल नहीं कर रहा है और आप उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। आज तक इंडिया में कभी भी ऐसा कोई जज नहीं पाया गया है जो फेयर ट्रायल ना कर रहा हो। सभी जज जो हैं वो फेयर ट्रायल करते हैं, ठीक है। Shanti was a thief was just because he was a poor maid servant. Instead of a judge remained the impartial since the evidence showed the young man, not Shanti was the thief. ठीक है। और जो हमारा कोर्ट होता है, जज होते हैं, वो इम्पार्शियल होते हैं और बाद में ये पता चलता है कि यंग मैन ने चुराया था, ना कि शांति ने चुराया था। और ये सब सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि फेयर ट्रायल था और शांति को भी पूरा मौका मिला कि वो अपनी बात जो है वो जज के सामने बहुत अच्छे तरीके से रख सके, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ बोथ state that all the person that we have discussed in this chapter should carry out their roles in the proper matter. What this means that they all need to work to ensure that every citizen, irrespective of their class, caste, gender, religion, ideological background, gets fair trial. मतलब कि फेयर ट्रायल मिलना सबका फंडामेंटल राइट है और ये आपसे कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है। ये आपसे कोई नहीं, आप पुअर हो, रिच हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लोअर कास्ट हो, अपर कास्ट हो, ठीक है, या फिर आप किसी भी क्लास को बिलोंग कर रहे हो, या फिर आपका कोई भी आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड है, डजंट मैटर, आपको फेयर ट्रायल मिलेगा, मतलब मिलेगा, ठीक है। रूल ऑफ लॉ विच सेज दैट द एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, लॉ के सामने सभी इक्वल हैं, चाहे आप किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो। वुड नॉट मेक सेंस इफ द सिटीजन वॉज नॉट गारंटेड फेयर ट्रायल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, फेयर ट्रायल के खिलाफ, और आप चीज़ें बोल सकते हो, ठीक है। ये थी सारी चीज़ें। यहाँ पे कुछ ग्लॉसरीज हैं जो आप समझ लीजिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक्यूज्ड मतलब क्या होता है? द कंटेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर, दिस रेफर टू द पर्सन हु इज ट्राइड बाय द कोर्ट फॉर अ क्राइम। जिसके ऊपर आरोप लगाया जाता है ना, उसे एक्यूज्ड बोला जाता है, ठीक है। कॉग्निजेबल, द कंटेक्स्ट इन दिस चैप्टर, द ऑफेंसेस फॉर विच पुलिस may arrest a person without the permission of the court. बिना कोर्ट के परमिशन के यदि पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो उसे बोला जाता है कॉग्निजेबल बेल, ठीक है। क्रॉस एग्जामिन, क्रॉस एग्जामिन क्या होता है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर, दिस रिफर्स द क्वेश्चनिंग of a witness who has already been examined opposition side in order to determine veracity of testimony. क्रॉस एग्जामिन मतलब कि जैसे शांति के साथ हुआ, शांति को प्रूव करने का मौका नहीं मिला, जब उसके ऊपर डिफेंस लॉयर अपॉइंट किया गया तो वो डिफेंस लॉयर जो कुछ भी हुआ उसको फिर से एग्जामिन करेगा, ठीक है। एग्जामिन किया और फिर पता लगा है कि एग्जैक्टली सही है कि नहीं। एक होता है आरोप लगाने वाला, एक होता है जिस पे आरोप लगता है, ठीक है। तो एक्यूज जिस पे आरोप लगा, अब आरोप लगा भी जिसके ऊपर लगा है वो पर्सन भी तो बताएगा ना कि भैया मेरे साथ क्या क्या हुआ, ठीक है। जिसने आरोप लगाया वो भी बताएगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। फिर उसके बाद जो डिफेंस लॉयर होता है, जिसे गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जज अपॉइंट करते हैं, वो हर एक चीज़ को फिर से एग्जामिन करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो एग्जैक्टली जिसको मिलना चाहिए पनिशमेंट उसको ना मिलकर किसी गलत पर्सन को पनिशमेंट मिल जाए और उसकी लाइफ जो है वो ख़राब हो जाए। इसीलिए आर्टिकल 21 से इस चीज़ को रिलेट किया जाता है, राइट टू लाइफ। फिर आता है डिटेंशन।
डिटेंशन क्या होता है? कंटेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर द रिफर्स टू एक्ट बीइंग केप्ट इन इलीगल कस्टडी बाय पुलिस। ये कोई इलीगल कस्टडी करती है ना पुलिस, तो उसे बोला जाता है डिटेंशन। ठीक है। इम्पार्शियल, इम्पार्शियल क्या होता है? द एक्ट ऑफ बीइंग फेयर एंड जस्ट नॉट ऑन फेवरिंग वन साइड ओवर द अनदर। ठीक है। किसी को भी फेयर मतलब किसी को भी सपोर्ट नहीं करना। जैसे जो एक्यूज लगा रहा है, जैसे मिस्टर सिंधे थे जिनके चैन चोरी हुई थी और यहाँ पे शांति थी, तो कोर्ट ने किसी का भी सपोर्ट नहीं किया कि आप सही हो या आप सही हो। दैट इज़ ए इम्पार्शियल। पूरी स्टोरी सुनी, जो एविडेंस ने बोला उस एविडेंस के बेसिस पे उन्होंने अपना जो जजमेंट है वो दिया। ऑफेंस, ऑफेंस क्या होता है? एनी एक्ट दैट लॉ डिफाइंस एज अ क्राइम। ठीक है। ऑफेंस वो होता है कोई भी ऐसी हरकत जो कि क्राइम है, उसे ऑफेंस बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, टू बी चार्ज शीट ऑफ अ क्राइम। ठीक है। टू बी चार्ज ऑफ क्राइम, दिस रिफर्स टू बी द ट्रायल जज इन्फॉर्मिंग द accused in writing offense for which he or she face trial। चार्जशीट वो होती है जिसमें जज इन्फॉर्म करता है एक्यूज्ड को इन रिटर्न, मतलब कि राइटिंग एक लेटर में उसको बताता है कि भैया आपको ना यहाँ इतने बजे इतने तारीख को इतने टाइम पे आपको पहुँचना है। दैट इज़ फेस ट्रायल, उसको फेस ट्रायल भी बोला जाता है। विटनेस, in context of this chapter refers the person who is called upon in the court to provide the first hand account what he or she has seen। जैसे शांति के ऊपर आरोप लगा कि उसने जो ज्वेलरी है वो चुराई थी, तो जिसने फर्स्ट देखा था उस विटनेस उस इंसान को बुलाना, दैट इज़ विटनेस। ठीक है। मतलब जिसने आंखों देखा, हाल देखा है, दैट इज़ विटनेस। ठीक है। जो पहला इंसान उस चीज़ के सामने आया, दैट इज़ विटनेस। उसमें कौन थी? मिसेस सिंधे। ठीक है। ये था पूरा चैप्टर जिसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा कि किसका क्या रोल होता है। ठीक है। इसमें हमने समझा कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक क्या क्या चीज़ें हुई, मिसेस सिंधे और शांति के बीच में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या गलत, मतलब कि किस तरीके से उनका इंटरप्रिटेशन गलत था, और यदि वो इंटरप्रिटेशन गलत चला जाता और जज भी उस चीज़ से कन्विंस हो जाते तो एक ऐसे इंसान की लाइफ ख़राब हो जाती जो कि इनोसेंट थी। ठीक है। तो इनोसेंट की लाइफ बचाने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें बहुत अच्छा सिस्टम है। उसके लिए डिफेंस लॉयर अपॉइंट किया जाता है जिससे वो अपने आप को खुद को डिफेंस कर सके। पुलिस को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेट करे और जो भी एविडेंस हैं उन एविडेंस को क्या कहते हैं कलेक्ट करे और कोर्ट के सामने पेश करें। यदि वो किसी को क्या कहते हैं जेल में डाल रही है, इम्प्रिजन कर रही है, तो विद इन 24 आवर्स में वो किसी ना किसी कोर्ट में उसको ट्रायल के लिए लेकर जाए। कोर्ट हमेशा फेयर ट्रायल करती है। ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से समझी हैं। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। ये आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। होपफुली ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।